ये जो देश और दुनिया में होता है उसका मार्केट पर असर कैसे होता है? ये कैसे होता है कि मार्केट गिर गया या मार्केट उठ गया, इसका असर मार्केट पर कैसे होता है? पहले समझ लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है क्या क्या। सबसे आसान और सबसे प्रचलित तरीका जो है इन्वेस्टमेंट का वो है एफडी। हाँ। आपके पास पैसे हैं 10,000 20,000 50,000 वॉट एवर, आप बैंक में गए, आपने एफडी करा दिया, और आजकल तो सब मोबाइल पे अवेलेबल है, एप्स के थ्रू हो जाती है। हाँ। तो वहां आपको जो रिटर्न मिलती है वो 5 से 7% सालाना मिलती है। ये सबसे छोटा विकल्प है इन्वेस्टमेंट का, मतलब 500,000 रुपए की भी एफडी हो जाती है। इसके बाद थोड़ा सा जो नौकरी पेशा है उसको पीपीएफ में 1-8% एक्स्ट्रा मिल जाता है। हाँ जी। तो वो लोग वहां पे विकल्प ढूंढ लेते हैं कुछ लोग। अब ये 6-7% की जो रिटर्न है ये हमारी इन्फ्लेशन को ही मुश्किल से बीट कर पाती है। यानी कि आज कोई चीज मैं 100 रुपए की ले रहा हूं, अगले साल जो महंगाई का दर बढ़ रहा है वो 107 की हो जाएगी। तो मैं इस पैसे को वहां इन्वेस्ट करता हूं तो ये मेरे 100 वाला जो खर्चा है वो 107 में अगले साल हो जाएगा। इसलिए हमें इंटरेस्ट देती है सरकार या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, सो दैट वी कैन बीट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये मूलभूत आधार है ब्याज का। ठीक है। अब 7% में तो जो हमने कमाया उतनी महंगाई बढ़ गई, तो हम खा क्या रहे हैं, फिर हमने बचाया क्या? तो इसलिए और इंस्ट्रूमेंट्स बने जो कि अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है। लेकिन एफडी हम 1,000 रुपए की भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आज आपसे कहूं गोल्ड भी एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है, तो क्या आप 1,000 रुपए का गोल्ड खरीद पाएंगे? जो 1.5 लाख रुपए तोले की चीज है, यानी कि 1.5 लाख रुपए का कितना है? 10 ग्राम। हाँ। 1 ग्राम कितने का है? 15,000 का। अब 15,000 में भी कितना आएगा? वो बाल बराबर। 1 ग्राम कितना होता है भाई? इतना जरा सा बिल्कुल पिंच ऑफ गोल्ड भी नहीं होगा वो। बिल्कुल नहीं। तो वहां पैसा चाहिए बड़ा। हाँ। लेकिन हमारे पास तो 1,000 2,000 5,000 ही है। तो हमें फिर क्या हमारे पास विकल्प बचते हैं? उसके लिए एफडी बचती है, म्यूचुअल फंड बचता है। अब एक विकल्प प्रॉपर्टी भी है। लेकिन आज अब अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 1 करोड़ में भी कुछ नहीं आता आज की तारीख में। एक 2 बेडरूम फ्लैट भी आप सोचें नोएडा में कहीं ले लें, या गाजियाबाद में ले लें, या वैशाली में ले लें, या नोएडा से सटे सटे जगह में ले लें, 1 करोड़ में वो कहेगा भाई हटो यहां से, कुछ नहीं है। अभी मैं देख रहा था कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी नोएडा में लॉन्च हुए हैं जो 30,000 से 40,000 रुपए फुट के हैं। यानी कि वहां पे अगर आपको फ्लैट लेना है तो 6 करोड़ से स्टार्टिंग है। वहां लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, स्टार्टिंग फ्रॉम 6 करोड़ ओनली। तो कितने लोग हैं जो 6 करोड़ का ले सकते हैं? कितने लोग हैं जो 12 करोड़ का फ्लैट ले पाएंगे? चलिए ये हो गया। अब हम प्लॉट पे आ जाते हैं। 3 लाख रुपए मीटर का प्लॉट है नोएडा में। 100 मीटर का प्लॉट भी 3 करोड़ का है। और 100 मीटर आप सोच रही हैं बहुत बड़ी जगह होती है, तो कुछ नहीं होती 100 गज जगह। तो कुल मिला के क्या है, विकल्प बड़े होते जा रहे हैं। अब पैसा तो छोटा है हमारे इन्वेस्टर्स के पास, तो वो कहां जाए? तो उनके पास ले दे के बस 2-3 चीजें ही बचती हैं। गोल्ड भी उनकी पहुंच से बाहर हो रहा है, प्रॉपर्टी भी उनकी पहुंच से बाहर हो रही है। लेकिन पैसा बढ़ाना भी है तो फिर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट और एफडी ही बचता है। अब एफडी जैसे मैंने बताया कि सेफ है। एफडी हम पापा वाले जमाने में बहुत सुनते थे, पापा मम्मी आपस में एफडी करा देते हैं। सब वही करते हैं। तो एफडी में क्या होता है, पैसा सेफ है आपका। मतलब वो 5% बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है। और अमूमन अगर मैं देखूं पिछले 20 साल 30 साल जितना मुझे होश है, या 50 साल का मैं हूं, तो उस हिसाब से तो मैंने कॉर्पोरेटिव बैंक भी ऐसे ही देखे हैं, 5-7 ही बर्बाद हुए। कोई ये नहीं है कि हर साल एक बैंक बर्बाद हो रहा है। तो अमूमन आपका पैसा सेफ है। एफडी में पैसा कब आपका बर्बाद होएगा या जीरो होएगा? जब वो बैंक ही डूब जाएगा। तो अभी लेटेस्ट जो बड़ा बैंक हमारे पास एक एग्जांपल है वो येस बैंक का है, जो बर्बाद होते होते फिर सरकार बीच में कूद गई और उसे बचा लिया। तो पैसा वहां भी जिसकी एफडी थी वो मिला लोगों को, पैसा कोई वो नहीं हुआ। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक 2-4 हमने जरूर सुने हैं जहां पैसा लोगों का नहीं मिला, और मिला तो वो 5 लाख मिला या जो भी मिला। लेकिन अमूमन एफडी में पैसा सेफ रहता है। अब इसके बाद जो एक थोड़ा रिस्की फैक्टर आ जाता है वो है स्टॉक मार्केट। तो मैं ये कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट मत जाइए, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। जो हमने बात की, फॉर्मूला दिया कि तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही है। म्यूचुअल फंड अब क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लिया, या मिड कैप म्यूचुअल फंड लिया, या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लिया,
तो वहां पे जो फंड मैनेजर होता है, अब पहले मैं आसान भाषा में समझा दूं म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपए हैं और आप एक म्यूचुअल फंड चलाती हैं, यानी कि आप सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है म्यूचुअल फंड चलाने के लिए, और आपके पास वो लेवल ऑफ एजुकेशन है, वो लेवल ऑफ स्किल्स हैं, वो लेवल ऑफ टीम है कि आप एक म्यूचुअल फंड ओन कर सकती हैं। अब म्यूचुअल फंड भी कोई ऐसा नहीं है कि चलता फिरता आदमी कर ले, जैसे HDFC बैंक का है, ICICI बैंक है, SBI है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड नेम है, बड़े बड़े नाम है ये। तो आपने अपने 1000 रुपए फंड मैनेजर को दिए। अब फंड मैनेजर के पास आप जैसे एक नहीं करोड़ों लोग हैं जो 1000 रुपए दे रहे हैं, तो उसके पास ऐसे हर महीने 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 3,000 करोड़ रुपया आ जाता है। तो वो पैसा उसके पास एक बास्केट बन जाता है। तो वो क्या करता है, 100 करोड़ यहाँ लगाए, 100 यहाँ लगाए, 100 यहाँ लगाए, 100 यहाँ लगाए, और उसकी पूरी एक टीम बैठी है 100-200 लोगों की, जो वो देखती है कि ये कंपनी में पोटेंशियल है पैसा लगाने का या नहीं। तो वो फंड मैनेजर उस पैसे को मैनेज करता है, और जब वो देखता है कि ये कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है तो वो सबसे पहले पैसा वहां खींच लेता है। जो न्यूज आपके मेरे पास तब आती है जब वो फंड मैनेजर खींच चुका होता है पैसा। जैसे आप देखती है ना कि आपके पास एक न्यूज आई, अभी मैं एक लेटेस्ट न्यूज बताता हूं आपको। एक जेंसॉल करके कंपनी थी, जो ये ब्लू स्मार्ट टैक्सीज का बिजनेस था उनका, बहुत अच्छा चल रहा था शेयर। वहां कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हुआ, कुछ प्रमोटर्स ने कुछ झोल-झाल कर दिया, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू था। तो इमीडिएटली पहले दिन ही उसका हमने देखा 20-30% शेयर गिर गया, और फिर वो गिरता 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 काफी गिर गया। तो वो जो 20-30% गिरा वो आपने मेरे बेचने से थोड़ी होगा, वो किसने बेचा, वो फंड हाउसेज ने बेचा। जब वो गिर गया, सब हो गया, मेरे पास शेयर थे, तो मुझे न्यूज मिली कब, जब वो 30% गिर चुका था। लेकिन वो गिराया किसने या किसके बेचने से गिरा, वो फंड हाउसेज के बेचने। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, अच्छी जो पोटेंशियल कंपनीज है उसमें पैसा लगाता है, और जिसे वहां लगता है कि ये कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, इसमें कोई इशू है, वहां से वो पैसा खींच लेता है। तो मिड कैप का मैनेजर अलग होता है, लार्ज कैप अलग होता है, स्मॉल कैप अलग होता है। तो ये बास्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। तो अब जैसे पूरा वार की वजह से बाजार गिर रहा है, तो आपका म्यूचुअल फंड भी लाल होगा, मतलब गिर रहा होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड एक कंपनी नहीं होती, वो बास्केट ऑफ कंपनीज होती है। तो वहां आपका पैसा सेफ है। मान लीजिए म्यूचुअल फंड मैनेजर ने 100 कंपनियों में पैसा लगाया, 10 डूब गई, तो आपका पैसा कितना डूबा, 10% डूबा। लेकिन आपने जब लगाया तो आपने केवल उन्हीं 10 कंपनियों में लगाया डूबने वाली थी, आपका 100% कैपिटल डूब गई। तो ये फर्क होता है। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू हम लोग इसलिए सजेस्ट करते हैं कि आप लोग पैसा लगाइए, क्योंकि वहां सेफ्टी ऑफ मनी होता है। वहां मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पैसा हर साल बढ़ेगा ही, गिर भी सकता है, लेकिन आपके पास कहाँ नॉलेज है इतनी कि आप स्टडी करती रहें रोज। आपको तो अपनी जॉब करनी है, या ये लोग जो देख रहे हैं इनको तो जॉब करनी है, इन्हें सेविंग करनी है। इनका प्राइम काम पैसा और कंपनी को स्टडी करना नहीं है। इनका प्राइम काम क्या है, कहीं और से पैसा कमा के लाना और इन्वेस्ट करना। जबकि वो जो फंड मैनेजर बैठा है उसका तो नौकरी यही है ना, उसका तो काम यही है, सुबह आओ इस कंपनी को स्टडी करो, ये स्टडी करो, और उसके पास 100 लोगों की टीम है, 5500 कंपनियां हैं, वो तो स्टडी ही करते रहते हैं। उनके पास ये भी डेटा है कि इस कंपनी की सेल कितनी हुई, उनके पास ये भी है कि इस कंपनी का लॉस हुआ तो कितना हुआ, उसके पास ये भी है कि इस कंपनी का एट्रिशन रेट क्या है, उसके पास ये भी है कि इसका इस क्वार्टर में प्रॉफिट क्या आने वाला है, उसके पास ये डेटा भी है कि उसका जो है पी क्या चल रहा है, उसके पास ये भी है कि इसका एक्सपेंशन प्लान क्या है, उसके पास ये भी है कि इसका कैपेक्स क्या है। ये आपके और मेरे पास थोड़ी है। हम चाहें तो मिल जाएगा, लेकिन उसके पास तो डायरेक्ट एक्सेस है ना कंपनी की। जैसे ही इंफॉर्मेशन आई उसके पास इंफॉर्मेशन आ गई, बिकॉज वो 20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, या हो सकता है 40 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को ड्रॉ करने के लिए, जो आप और मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए म्यूचुअल फंड के रास्ते यदि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा बढ़ने के चांस और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेफ्टी का तो वर्ड और गारंटी का तो वर्ड हम यूज ही नहीं कर सकते मैडम, क्योंकि हमें क्या पता है ये सेफ है या नहीं है। अभी वार हो रही है, बाजार गिर गया ऑलमोस्ट 20%, अभी न्यूक्लियर अटैक हो जाए ये 50% और गिर जाएगा। कोविड आया तो गिर गया था ना 50%। लेकिन बाजार की दोस्तों एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि ये आज की न्यूज पे आज रिएक्ट करता है। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं कि थोड़ा अटपटा सा एग्जाम्पल है, मेरा कोई दोस्त है, उससे मेरी लड़ाई हो गई, हमारे बीच में
विवाद हो गया। हाँ। अब मैं कई दिन तक इससे परेशान रहूंगा, यार मेरा अच्छा दोस्त था, चला गया मेरी लाइफ से, नहीं मैं जी पा रहा उसके बगैर, या गर्लफ्रेंड के बगैर नहीं जी पा रहा ब्रेकअप के बाद। हाँ। तो लोग ना जी पे लगा लेते हैं और एक एक साल तक डिप्रेशन में रहते हैं। मार्केट कहता है भाई आज की बीमारी आज ही है। हाँ। जैसे वार हो रही थी, रोज अटैक 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 हो रहा था, बाजार रोज गिर रहा था। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा भैया ठीक है अब हम पॉज ले रहे हैं, बाजार उसी दिन से ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। फिर किसी ने कहा कि दोबारा हो सकता है, बाजार फिर नीचे गिरना शुरू हो गया। फिर किसी ने कहा जी अब तेल के प्राइस स्टेबल होंगे, फिर बाजार उठ गया। हाँ। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल किसी को देखना है तो कोविड आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, रोज बाजार गिर रहा था। हाँ। जिस दिन न्यूज आ गई कि इंजेक्शन बनेगा, उसी दिन से बाजार कभी भी रुका नहीं, बाजार ऊपर ही चलता गया। जबकि पहली वेव जब आई थी तो 100% लॉकडाउन था, कोई मर नहीं रहा था। लेकिन दूसरी वेव में लाखों लोग मर रहे थे, लेकिन एक उम्मीद की किरण थी कि बाजार में अब इंजेक्शन आ गया, ये ऊपर जाएगा। हाँ। मतलब लोग बच जाएंगे, दुनिया बच जाएगी। हाँ। उसी दिन से बाजार ऊपर चल गए। तो बाजार क्या है, हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है। इंसान क्या है, बैकवर्ड लुकिंग है। आदमी अपने दुख में दुखी होता रहता है, आगे की भविष्य नहीं देखता। बाजार हमेशा भविष्य देखता है, पीछे का दुख नहीं देखता। अच्छा, आपने कहा कि अभी वॉर की वजह से मार्केट डाउन है और सब रेड में साइन दिखा रहा है, मतलब सब लॉस में चल रहे हैं। जो लॉस में चल रहे हैं वो क्या करें, थोड़ा पेशेंस रखें, इंतजार करें क्या? और जो न्यू इन्वेस्टर हैं, क्या उनके लिए ये टाइम मुफीद है, अच्छा है कि अब मार्केट डाउन है तो इन्वेस्ट कर लो, खरीद लो शेयर? देखिए जी, न्यू इन्वेस्टर के लिए तो लॉटरी है। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन कंपनियों में पैसा नहीं लगाना। अच्छा, बास्केट में पैसा लगाना है। मुझे नहीं पता कि ये कंपनी वार से कितना इफेक्ट होने वाली है। हाँ। लेकिन मुझे ये पता है कि निफ्टी ऊपर जाएगी, क्योंकि देश बढ़ रहा है ना, ग्रो हो रहा है देश। हाँ। देश तो अच्छा ही है ना हमारा, ग्रो हो ही रहा है ना, और सालों साल ग्रो हो रहा है। और इस तरह की गिरावट मैं तो कहता हूं अभी तो कुल 20 ही गिरा है। हमने तो 50% वाली गिरावट पिछले 20 साल में 5 बार देखी है। मैं 1990 से आपको देता हूं। 1990 में चलते हैं तो 1992 में हर्षद मेहता कांड हुआ, बाजार गिरा टम। उस वक्त भी इन्वेस्टर्स को लग रहा था अब तो खत्म ही हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। बढ़ा ना वहां से। फिर उसके बाद 95-96 में कितने हमारे यहाँ स्कैम हुए, कभी चारा घोटाला, कभी कोई घोटाला, कभी कुछ घोटाला, कभी 3G स्कैम, कभी 2G स्कैम, बाढ़ लगा के स्कैम आए। हाँ। बाजार गिरा। हाँ। फिर बढ़ गया। 2000 में .com बबल आया, बाजार गिरा, फिर बढ़ गया। 2008 में फिर जगत मंदी आई, जिसको कि हमें सबको याद है कि लेमन ब्रदर क्राइसिस, सब प्राइम क्राइसिस यूएस में हुआ था। फिर बाजार हमारा गिरा था 50%, फिर बढ़ गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे डगमगाता रहा, कांग्रेस का राज था, फिर मोदी जी आए, फिर थोड़ा संभला। 2016 में मोदी जी ने ही अनाउंस कर दी कि भैया आज रात को भाइयों और बहनों नोटबंदी हो रही है। हाँ। फिर बाजार गिरा। हाँ। तो दीज आर रिएक्शंस ऑफ मार्केट। यहाँ तक कि इलेक्शंस तक का असर होता है। इलेक्शंस तक का असर होता है, क्योंकि जब बाजार को लगता है कि अब मोदी जी नहीं आएंगे, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी, मिलीजुली सरकार आएगी, यानी कि मोदी जी ने कहा ये करेंगे तो वो पीछे वाला कहेगा नहीं भाई ये नहीं करेंगे। हाँ। तो इससे क्या होता है, मार्केट में रिएक्शन आता है, मार्केट को डर लगता है। लेकिन जैसे ही कंफर्म होता है कि सरकार आ गई, फिर मार्केट बढ़ जाता है। तो होता क्या है, मार्केट की जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है, मार्केट उस पर रिएक्ट करता है। जब मार्केट को लगता है कि भैया अब स्टेबल है, तुरंत मार्केट उसको पॉजिटिव रिएक्शन देता है। अब हम आते हैं 2016 के बाद 2020 में फिर कोविड आया। हाँ। फिर बाजार गिरा, फिर अब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता। अब एक्चुअली फॉल का एक रीजन चाहिए ही था। हाँ। ये थोड़ी है कि बाजार आसमान में भागता ही जाएगा। अगर ऐसा होता तो जो निफ्टी 100 पॉइंट से शुरू हुई थी, आज वो कई लाख होनी चाहिए थी। लेकिन मार्केट का बेसिक प्रिंसिपल है, पैसा बढ़ेगा, फिर करेक्शन आएगा, फिर बढ़ेगा, फिर करेक्शन आएगा, फिर बढ़ेगा, फिर करेक्शन आएगा, और ये चलता रहेगा। हम 20% में आज घबरा रहे हैं। कोविड में तो हमने 50% के करीब फॉल देखी थी जी। तब तो भी लोग घबरा रहे थे। हाँ। बढ़ा ना बाजार। आपकी बातों से कम जो व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी घबराहट काफी हद तक कम हो गई होगी। मैं भी ये बात जाकर न्यूज रूम में बताने वाली हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नए इन्वेस्टर है, आपने कहा लॉटरी है इस टाइम जी, तो वो करें क्या, कैसे इन्वेस्ट करें? म्यूचुअल फंड के थ्रू, ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करें। ईटीएफ में क्या होता है, निफ्टी का जो ईटीएफ है वो 50 कंपनियों का समूह है, वो उसमें इन्वेस्ट करता है। अच्छा। स्मॉल कैप निफ्टी का जो वो है, मिड कैप जो है
वो करीब 150 कंपनियों का मिड कैप 150 बोलते हैं उसे, उसमें इन्वेस्ट करता है। स्मॉल कैप वाले बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आप क्या करते हैं, एक बास्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसा मैंने कहा कि 10% मार्केट कंपनियां हो सकती है जीरो भी हो जाएं, हाँ। तो वो म्यूचुअल फंड मैनेजर डिसाइड करेगा ना, मैं कैसे डिसाइड करूं। मेरा हाँ। काम है एक फंड में पैसा लगाना, मुझे बस इस पे लगाते जाना है। ठीक है। और अर्चना, मैं उन लोगों से कहता हूं जिनके पास पूंजी कम है और जिनके पास स्टेडी कम है, वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं। अगर उन्हें खुद से खरीदना है तो ETF खरीदें। निफ्टी का ETF है, स्मॉल कैप ETF है, मिड कैप ETF है, उसमें पैसा लगाएं। और नहीं समझ में आता तो फंड मैनेजर को दे दो भाई म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में भी वही है, निफ्टी का ETF मतलब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप का म्यूचुअल फंड मतलब मिड कैप निफ्टी मिड कैप में अगर आप पैसा लगाते हैं ETF में, तो दैट इज 100% सेम टू मिड कैप म्यूचुअल फंड। और स्मॉल कैप का ETF में लगाते हैं तो स्मॉल कैप वो है, यहाँ पे आप खुद मेहनत कर रहे हैं, वहां फंड मैनेजर मेहनत कर रहा है। वो उस मेहनत का आपसे आधा % या 1.25% कुछ, मतलब 1.25 से 1.25% तक की मैनेजमेंट फीस ले रहा है। यहाँ पे आप कोई फीस नहीं लग रही है, बस ये फर्क है। म्यूचुअल फंड में आप डिसिप्लिन वे में, आपकी सिर्फ हर 10 तारीख को कटनी है तो वो कटती रहेगी। इसमें आप कई दफा समझ लगाने लग जाते हैं कि यार अभी तो बाजार ऊपर है, इस बार 10 तारीख को नहीं लेते, गिरेगा तो लेंगे। पता लगता है वो 100 वाली चीज 120 हो गई, अब आप हाथ मल के बैठ रहे हैं, यार उस वक्त 100 में ही ले लेते। तो इसलिए मैं कहता हूँ डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज बेटर। गिर रहा है तो भी लेते रहो, बढ़ रहा है तो भी लेते रहो। और जो लोग स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, अगर उनका विजन ये है कि भैया मैं तो रोज देखूंगा, रोज परेशान होऊंगा, अरे मेरा पैसा हरा हो गया, BP अप डाउन करूंगा, वो लोग कृपया दूर रहें। उनके लिए FD ठीक है। अगर आपके अंदर परसिवियरेंस टू सी दिस लॉस एंड प्रॉफिट नहीं है और आपके पास 15-20 समय तक साल का समय भी नहीं है, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। बिकॉज यू कैनॉट कैप्चर बॉटम ऑफ द मार्केट एंड यू कैनॉट कैप्चर टॉप ऑफ द मार्केट। ये नहीं हो सकता कि 100 का बॉटम है तो मैं 100 पे खरीद लूं और 120 का टॉप है तो मैं 120। आप 100 वाला 105 में खरीदेंगे और 120 वाला 115 में बेचेंगे।